Hello, students. I am your audit teacher, and I am back with another video lecture of components of internal control system. So let's start. But before starting the video, I would like to request you all to please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you. So the topic is components of internal control system. इंटरनल कंट्रोल्स बेसिकली वो प्रैक्टिसेस होती हैं या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो कर रही होती है मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़. ठीक है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ उन कंट्रोल्स को फॉलो करते हुए अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, उन कंट्रोल्स के अकॉर्डिंगली. तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो पूरा एक इंटरनल सिस्टम होता है कंपनी का, जिसके थ्रू कंपनी परफॉर्म कर रही होती है अपने टास्क, अपनी एक्टिविटीज़. बेसिकली मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही होती है. सो लेट्स डिस्कस द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन डिटेल. जब हम डिटेल में जाएंगे तो हम उसके सबसे पहले कंपोनेंट्स देखेंगे कि व्हाट आर द मेन और बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो मेनली 5 होते हैं. Number 1 is control environment, then control activities, risk assessment process, information system, and then monitoring. Now let's discuss them in detail one by one. First of all हमारे पास आता है control environment. अब किसी भी कंपनी का या आपका जो क्लाइंट है जिसको आप ऑडिट कर रहे हैं, उसका इन्वायरमेंट हम सबसे पहले देखते हैं कि उसके इन्वायरमेंट में कंट्रोल्स किस हद तक ऑपरेट कर रहे हैं. उस इन्वायरमेंट में जो कंट्रोल्स अप्लाई हो रहे हैं उनको मैनेजमेंट या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह और कैसे फॉलो कर रहे हैं. उनकी बेसिकली डेली प्रैक्टिसेस क्या हैं उन कंट्रोल्स को लेके. ठीक है. So basically control environment includes the governance and management functions of an organization. It mainly focuses on the attitude, awareness, actions of those who are responsible for designing, implementing and monitoring the internal controls. बेसिकली कंट्रोल इन्वायरमेंट को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि जो कंपनी की गवर्नेंस और मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से किस तरह से काम कर रही है, उसका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. मेनली फोकस जो हम कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखते हैं वो ये रखते हैं कि जो कंट्रोल्स जो लोग बैठ के डिज़ाइन कर रहे हैं, जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड लास्टली जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स कंट्रोल्स, वो कितने अवेयर हैं, उनके अपने खुद के एक्शंस किस तरह के हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इंटेग्रिटी, उस जो कंपनी का एनवायरनमेंट है उसके अंदर इंटेग्रिटी कितनी है. वहाँ की मेनली जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट है उसकी इंटेग्रिटी किस तरह की है, वो अपनी बात को किस हद तक पूरा करती है, क्या वो अपने इफ़ दे कीप देयर वर्ड्स और नॉट. ठीक है. सो सबसे पहले हम इंटेग्रिटी और उसके साथ साथ हम उनकी एथिकल वैल्यूज़ भी देखेंगे. नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटेंस. वहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में, क्या वो अपने रोल के लिए कॉम्पिटेंट भी हैं या नहीं हैं, वो कितने ज़्यादा कमिटेड हैं अपनी कॉम्पिटेंस के साथ. नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन एज इन के ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मेनली सीनियर मैनेजमेंट, क्या वो डिसीजन मेकिंग में या डे टू डे वर्किंग में या अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है. इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए सबको. नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही जो कंपनी का एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी इंक्लूड होता है. नेक्स्ट इज़ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ में हम ये देखते हैं कि एक बंदे को, एक एम्प्लॉय को जो ड्यूटी है वो कितनी ड्यूटीज़ उसको दी गई हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ में कोई सेग्रीगेशन भी है या नहीं है, या एक काम
या जो एक टास्क है या एक कह लें जो एक डिपार्टमेंट है, उसकी सारी ड्यूटीज़ अगर एक ही बंदे को दी गई हों, तो उसका मतलब ये है कि वो बंदा खुद काम करेगा, उसको मॉनिटर भी खुद करेगा और ऑथराइज़ भी उसको खुद करेगा। जब वो सब कुछ खुद करेगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं है, किसी और बंदे की ड्यूटी नहीं है कि एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा बंदा आके उसके काम को चेक कर रहा है, तीसरा बंदा आके उसको ऑथराइज़ कर रहा है। इस तरह से अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होगी तो लोग अपना काम ठीक तरह से परफॉर्म करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि हमारा काम आगे चेक होना है, हम इसके अकाउंटेबल हो सकते हैं। बट अगर एक ही बंदा सारे काम करे, उसको पता है कि मैंने ये काम खुद करना है, इसको चेक भी खुद करना है, ऑथराइज भी खुद करना है, तो ऑब्वियसली वो फिर काम अपनी मर्ज़ी का करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हम पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस देखते हैं। कंपनी के अंदर किस तरह की पॉलिसीज़ चल रही हैं और प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से क्या पॉलिसी चल रही है, और डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं और डिफरेंट और भी चीज़ें हैं, उनके हवाले से पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस कंपनी की, उसके इन्वायरमेंट की किस तरह से चल रही हैं। तो दे ऑल इंक्लूड इन कंट्रोल इन्वायरमेंट। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक कंपनी का पूरे इन्वायरमेंट को जब हम जज करेंगे कि उसके उस इन्वायरमेंट में जो कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से चल रही हैं, आइदर दे आर वर्किंग इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, तो उस एज अ होल हम उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट बोलेंगे। कंट्रोल इन्वायरमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि जब हम प्रीवियस ईयर का या जो प्रीवियस इंटरनल ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है, हम उसको देखते हैं कि उस रिपोर्ट में इंटरनल ऑडिटर ने क्या क्या सजेस्ट किया हुआ है कंपनी को टू इम्प्रूव। ठीक है, हम वो देखने के बाद हम फिर जाके रियल इन्वायरमेंट में देखेंगे कि कंपनी ने वो जो इंटरनल ऑडिटर की जो सजेशंस थी उसके ऊपर कितना काम किया है, उसको कितना इम्प्लीमेंट किया है। तो ये चीज़ भी कंट्रोल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होगी। बेसिकली कंट्रोल इन्वायरमेंट को हम ज़्यादातर इंक्वायरीज़ और ऑब्जर्वेशन से जज करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ और द नेक्स्ट component of internal control system is risk assessment process। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का मतलब ये है कि एक कंपनी रिस्क को किस तरह से असेस करती है, उसको जज किस तरह से करती है, उसको असेस किस तरह से करती है। बेसिकली रिस्क असेसमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी देखेगी, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेगी, मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करेगी कि रिस्क कहाँ पर पॉसिबल है कि आ सकता है और कौन सा रिस्क आ सकता है। फिर वो देखेगी कि ये रिस्क किस एक्सटेंट का है, कि क्या ये बहुत ज़्यादा मटीरियल है या इट इज़ नॉर्मल और इट इज़ अवॉइडेबल। ठीक है, फिर उसके बाद अगर तो वो अवॉइडेबल है तो ठीक है, बट अगर वो अवॉइडेबल नहीं है तो फिर उसके बाद कंपनी या मैनेजमेंट जो है वो उसके लिए क्या क्या काम करेगी, क्या क्या स्टेप्स लेगी। इट इज़ बेसिकली हाउ मैनेजमेंट डिटरमाइंस द बिजनेस रिस्क टू बी मैनेज्ड। These processes will vary depending on the nature, size and complexity of the organization। कि ये डिपेंड करता है कि एक आप रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पर डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर डिपेंड करता है, उसके साइज़ पर डिपेंड करता है। कि ऑब्वियसली अगर एक छोटी फर्म है, एक छोटी कंपनी है जिसका इतना बड़ा साइज़ नहीं है, उसके अंदर जो रिस्क हैं वो क्लियरली आपको नज़र भी आ सकते हैं। बट अगर एक कंपनी है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स एज इन कि उसकी ब्रांचेस हर सिटी में है या फिर वो मल्टीनेशनल कंपनी है, डिफरेंट कंट्रीज़ में है, तो वहाँ पे रिस्क असेस करना थोड़ा मुश्किल और थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आपने उसकी उस हिसाब से उसका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आपने जज करना है। Now the next component is the information system। The information system basically refers to all of the business processes relevant to financial reporting and communication। तमाम प्रोसेसेस इसमें इंक्लूड होते हैं जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के भी आ जाते हैं और कम्युनिकेशन के भी आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स द प्रोसीजर्स विद इन बोथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनुअल सिस्टम। ठीक है, अब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कंपनी किस तरह से प्रोसेस कर रही है, फिर आगे से उसको किस तरह से रिपोर्ट कर रही है,
किस तरह से उसको कम्युनिकेट कर रही है, आइदर वो आईटी के सिस्टम से रिलेटेड है या मैनुअल सिस्टम है, क्या वो टेक्नोलॉजी के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, या फिर मैनुअली कर रही है। दोनों चीज़ें हम उसमें चेक करेंगे कि उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से है। जैसे कि हमारे पास एक फर्स्ट एग्जांपल है ट्रांजैक्शन की, कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन अक्कर होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, उसको रिकॉर्ड किस तरह से किया जाता है, उसको प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, और एंड में उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी, कि क्या वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन है, कि अगर कोई लेट्स से अगर कोई एसेट परचेज़ हुआ है या सेल हुआ है, या कोई भी इस तरह से लायबिलिटी हमारी डेवलप हुई है, कोई इक्विटी हमने मेंटेन की है, तो वो अकाउंटेबल है, हम उसके अकाउंटेबल हैं, हमने उसको प्रेजेंट करना है, हमने उसको कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना है कि वो चीज़ हमने किस तरह से की है। सो वी आर बेसिकली द मैनेजमेंट इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी जज करेंगे। नेक्स्ट इज़ रिजॉल्व इनकरेक्टनेस, के बिकॉज ह्यूमन एरर्स आर वेरी कॉमन, ठीक है, तो ह्यूमन एरर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट और इनकरेक्टनेस भी आ सकती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आ सकती हैं, कम्युनिकेशन में आ सकती हैं। तो कंपनी इस चीज़ को इनकरेक्टनेस को किस तरह से डील करती है, उसको रिजॉल्व किस तरह से करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिस्टम ओवरराइड्स, अगर हम सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं अपनी, उसमें ओवरराइड्स आ सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए कंपनी के पास ऑल्टरनेटिव वेज क्या हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किस तरह से करना है। इट कैन बी आइदर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, और फ्रॉम वन डेजिग्नेशन टू अदर डेजिग्नेशन, और इट ऑल्सो रेफर्स टू लाइक कि अगर हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो अब हमने उसको जनरल लेजर में और फिर आगे स्टेटमेंट्स में किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंक्लूड होता है। लास्ट वन इज़ डिस्क्लोजर्स, कि कंपनी में कोई ऐसा इवेंट अक्कर हुआ है, या एवरी इवेंट, जो भी कोई इवेंट अक्कर हुआ है, उसको कंपनी डिस्क्लोज़ किस तरह से कर रही है, ठीक है। उसके जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन तक वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से पहुंचाई जा रही है, उन तक किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ हो रही है, तो इट रेफर्स टू डिस्क्लोजर्स इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ कंट्रोल एक्टिविटीज़, कि अब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि यहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो आइदर इट इज़ वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी जजमेंट करेंगे ऑथराइजेशन से, कि जब भी कंपनी में कोई काम होता है, क्या उस काम को करने के लिए एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, या फिर उसकी अथॉरिटी डिफरेंट लोगों को दी हुई है, वहाँ की उनकी जो ऑथराइजेशन है वो डिफरेंट लोगों से हमें मैनेजमेंट को लेनी पड़ती है, बिकॉज ऑथराइजेशन होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कि लेट्स से अगर हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, मैनेजमेंट वांट्स टू परचेज समथिंग, एनी एसेट और समथिंग, तो उसकी ऑथराइजेशन होना, ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर ने डिसाइड किया कि हमने ये परचेज़ करना है तो उसी ने जाके डायरेक्ट परचेज़ कर भी लिया है कंपनी के अकाउंट से, नो, सबसे पहले उसको ऑथराइज़ करवाना पड़ेगा सीनियर मैनेजमेंट से। वो जज करेंगे कि अच्छा मैनेजर ने आइडेंटिफाई किया कि इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। उससे जो सीनियर मैनेजर होगा वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा कि क्या सच में असल में इस चीज़ की या इस एसेट की ज़रूरत थी तो किस एक्सटेंट की थी। फिर उससे आगे ऑथराइजेशन कौन करेगा कि अच्छा अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, अब हमें ये कहाँ से मिल सकता है, ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स इसके कौन से हैं, कौन सा हमें सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे चीप प्राइस में देगा। तो लास्ट में फिर उसकी जो प्राइस की ऑथराइजेशन है, फिर जो पेमेंट की ऑथराइजेशन, तो बेसिकली जब डिफरेंट लोगों में यहाँ पे भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ आ गई है और बेसिकली ऑथराइजेशन आ गई है। तो जब ऑथराइजेशन किसी कंपनी में मौजूद होगी तो इसका मतलब है कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से चीज़ें परचेज़ या सेल या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको डिफरेंट लोगों की ऑथराइजेशन लेना लाजमी है, एंड दिस इज़ द साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस रिव्यूज़, कि पीरियोडिकली कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू किस तरह से कर रही है। परफॉर्मेंस रिव्यू हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि लेट्स से अगर हमने कोई बेंचमार्क सेट किया हुआ है, लेट्स से कोई कंपेटिटर का, या फिर हमने अपना
जो बजट सेट किया था उससे हम कंपेयर कर लेंगे, या हम अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से उसको कंपेयर कर लेंगे। तो हम बेसिकली अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहेंगे साथ साथ, कि अगर कंपनी की अपनी जो मैनेजमेंट है वो अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रही है साथ साथ, तो इट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि क्या वो कंप्लीट आपको मिल रही है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ कंप्लीट के साथ साथ क्या वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं कि जैसे हम बैंक रिकन्सिलिएशन करते हैं, हम उसको रिकन्साइल कर लेते हैं अपने लेजर्स के साथ कि आइदर इट इज़, सबसे पहले तो कंप्लीट है और देन इट इज़ एक्यूरेट और नॉट। ठीक है, जैसे कि हमने जो टोटल बैचेस इस्तेमाल किए होते हैं किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए या प्रोडक्शन में, तो हम उसका डेटा इनपुट करके देख सकते हैं कि जो आइटम्स हैं क्या कोई आइटम उसमें से ओमिट तो नहीं हुआ कि कोई आइटम उसमें से आप कोई ह्यूमन एरर भी हो सकता है कि आप किसी आइटम को एंटर करना भूल गए हैं। तो इस तरह से तो बेसिकली हम ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी देखेंगे। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल कंट्रोल्स। फिज़िकल कंट्रोल्स हमारे पास इसलिए होते हैं कि टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, कि जिन जिन लोगों को एक्सेस होनी चाहिए सिर्फ उन्हीं को ही मिले। फिज़िकल कंट्रोल्स में हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक तो हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं लॉक सिस्टम की। अब लॉक हमारे पास फिज़िकल लॉक्स भी हो सकते हैं, या फिर हमारे पास जो पासवर्ड की तरह, पासवर्ड की शक्ल में पासवर्ड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उस इंफॉर्मेशन को या उस चीज़ को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, सो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन टू एक्सेस टू एसेट्स सच एज कीपिंग कैश इन अ सेल टू प्रिवेंट थेफ्ट लाइक दैट। ठीक है, कि बेसिकली हमने चीज़ों की एक्सेस रोकनी है डिफरेंट लोगों से, अनऑथराइज्ड पर्सन से। लास्ट वन इज़ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। एज आई हैव मैंशनड बिफोर द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, कि ड्यूटीज़ में सेग्रीगेशन होनी चाहिए, एक ही बंदे को तमाम ड्यूटीज़ नहीं देनी चाहिए। बिकॉज जब एक ही पर्सन तमाम ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है तो उसको पता है कि उसने अपनी मर्ज़ी से काम करना है, कोई उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अगला बंदा उस काम को प्रोसेस नहीं करेगा, इसलिए वो उसको नहीं देखेगा उसकी काम को। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ इस तरह से होना बहुत लाजमी है। इस चीज़ से भी कंट्रोल एक्टिविटीज़ को हम जज कर सकते हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज़ में ही हमारे पास आईटी कंट्रोल्स आते हैं। अब आईटी कंट्रोल्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक एप्लीकेशन कंट्रोल होता है और एक जनरल कंट्रोल्स होता है। एप्लीकेशन कंट्रोल में अब हम ये चीज़ देखते हैं कि इट रिलेट्स टू डेटा इंटेग्रिटी एंड इंश्योर दैट ओनली वैलिड डेटा इज़ बीइंग प्रोसेस्ड एंड इज़ बीइंग प्रोसेस्ड कम्प्लीटली एंड एक्यूरेटली। कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ वैलिड डेटा को प्रोसेस होना चाहिए, और जब वैलिड डेटा प्रोसेस हो रहा है तो क्या वो कंप्लीट और एक्यूरेट भी हो रहा है। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि हम बैच टोटल चेक्स कर लेते हैं कि कितने हमारे पास ऑर्डर कितने बैचेस का था और हमने बनाए कितने बैचेस हैं। सीक्वेंस चेक कर लेते हैं कि क्या सीक्वेंस में है, बिकॉज सीक्वेंस में अगर ऑर्डर सीक्वेंस में है और आप बैचेस भी सीक्वेंस में बनाए तो आपका ईजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बैच मिसिंग है। तो इस तरह से हम आईटी कंट्रोल्स को भी चेक कर सकते हैं। जनरल कंट्रोल्स में बेसिकली जो जनरली जो कंपनी में काम हो रहे हैं इसमें हमारे पास एप्लीकेशन कंट्रोल भी इंक्लूड होता है। ठीक है, कि हम इसमें जनरल कंट्रोल्स चेक कर लेते हैं कि जनरली तमाम कंट्रोल्स सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेट्स अगर एप्लीकेशन कंट्रोल अभी हमने पढ़ा है, एप्लीकेशन कंट्रोल है तो एप्लीकेशन कंट्रोल के ऊपर हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि क्या एप्लीकेशन कंट्रोल परफॉर्म भी सही हो रहा है या नहीं हो रहा। सिक्योरिटी की एक्सेस मतलब बेसिकली डिफरेंट फिज़िकल एक्सेस जो है या सिक्योरिटी जो है उसको हम चेक कर लेंगे। तो जनरल कंट्रोल्स में बेसिकली जनरली तमाम कंट्रोल्स इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्विजिशन में जिसके अंदर हम टेस्टिंग कर सकते हैं, कंट्रोल्स देख सकते हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वगैरह। कि लेट्स से अगर हम एक सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस टाइम हम उसको टेस्ट किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, उसकी टेस्टिंग प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही, एंड उसको रन करने के दौरान हमारे पास कंट्रोल्स किस तरह से हैं कि लेट्स से कि क्योंकि जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनकी एक्सेस सबको नहीं देनी चाहिए। ठीक है, और जब वो एक चीज़ इंस्टॉल हो रही है अगर वहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं तो ऑब्वियसली वो भी सीख लेंगे, वो भी लर्न कर लेंगे कि इस पासवर्ड को या इस सिस्टम को किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे कंट्रोल्स किस तरह से हैं, सिक्योरिटी किस तरह से मौजूद है।
इसी तरह हम फ़िज़िकल सिक्योरिटी भी चेक कर सकते हैं, फ़िज़िकल एक्सेस भी चेक कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ मॉनिटरिंग। लास्ट में हम ये देखेंगे कि मॉनिटरिंग प्रोसेस कंपनी का किस तरह का है, ठीक है। मतलब कि जितने भी कंट्रोल्स अभी हमने ऊपर पढ़े हैं उन सब को हम उनको मॉनिटर करना है कि कौन सा काम किस तरह से हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से परफॉर्म हो रही है, क्या वो जिस तरह से उसको कमांड्स मिली हुई हैं क्या वो उन कमांड्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। तो बेसिकली असेसिंग द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, हम इसमें ये चेक करते हैं कि जितना भी जो हमने कंट्रोल्स लगाए हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं आपकी कंपनी के लिए, आपकी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, आपके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए। सो बेसिकली इट इज़ द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ये इंटरनल ऑडिटर की रोल्स में भी शामिल हो सकता है।